A very 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 good morning to all of you my dear students. कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है टैक्स की पढ़ाई? यस, अच्छी चल रही है. गोइंग गुड, दैट्स नाइस. रिविजन कर रहे हो टाइम टाइम पे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Yes, okay. Come on, let's begin without wasting time. So in the last lecture, where did we stop? हम लोगों ने टैक्स रेट्स जस्ट बस बिल्कुल स्टार्ट ही किया था. राइट ओके. तो टैक्स रेट्स में हमने क्या देखा? सेक्शन 4 में हमने हमें क्या बताया कि एवरी पर्सन हैज टू पे इनकम टैक्स. ओके, सो पर्सन में इंडिविजुअल आता है. तो इंडिविजुअल को टैक्स पे करना है. ओके, यस. अब इस साल से माय डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ है? इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शंस है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शंस है. तो आप क्या लो? इनकम टैक्स में दिए गए सारे एग्जेम्पशन, सारे डिडक्शंस ले लो और कम टैक्स पे करो. और ज़्यादा टैक्स रेट पे टैक्स पे करो. या तो फिर 115 BAC हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कि आप उसके अंडर क्या करो? डिडक्शंस को छोड़ दो. जो भी बेनिफिट्स इनकम टैक्स एक्ट ने दिए वो सारे छोड़ दो और कम रेट पे टैक्स पे करो और कम रेट से आप टैक्स पे करो. ओके, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट इज ऑप्शन 1? पहले ऑप्शन 1 समझते हैं, देन विल कम टू ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 क्या बोलता है हमको? इट्स नॉर्मल कि आपके एज के हिसाब से, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कि आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट हो, आपका एज क्या है, उस पर से हम आपके स्लैब्स डिसाइड करेंगे. उस स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है. ओके, सो फॉर इंडिविजुअल माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, फॉर एन इंडिविजुअल मे बी अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट. फॉर रेजिडेंट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 डिपेंडिंग ऑन एज. मतलब कंडीशन नंबर 1, you have to first check the residential status, and then condition number 2, you have to check the age of the individual. Okay, if that particular individual is resident, then in that case my dear students, okay, if he is a resident, then in that case tell me slab what is applicable? Slab 1, slab 2 and slab 3. अगर वो रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, तो फिर चाहे उसका एज कुछ भी क्यों ना हो, ओनली एंड ओनली स्लैब 1 इज एप्लीकेबल. क्लियर? ओके, यस. अब व्हाट आर द एज लिमिट्स? 0 to 59 years, 60 to 79 years and 80 years and above. Okay, 0 to 59 years one category, 60 to 79 second category जिसमें senior citizens कहा जाता है उनको, and then 80 years and above which are known as super senior citizens. Okay, they are known as super senior citizens. Okay, आगे my dear students, now what are the slabs? Okay, अब next सवाल आया, मैम अगर मेरा इसी साल में 60th बर्थडे है तो मैं इस साल will I be covered by slab 1 or will I be covered by slab 2? What does income tax act say? इनकम टैक्स एक्ट से कि पूरे साल में अगर आप एक दिन भी 60 साल के हो जाते हो या 60 साल के ऊपर हो जाते हो, देन इन दैट केस यू विल बी ट्रीटेड एज सीनियर सिटीजन. मतलब इस साल भी अपने को कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा? सीनियर सिटीजन का स्लैब एप्लीकेबल होगा, स्लैब 2. ओके, yes, so come on, let's see what are the slabs. If you're covered under 0 to 59 years, in that case 0 to 2,50,000 के इनकम पे 0% टैक्स, 2,50,000 to 5 lakh के इनकम पे 5%, and 5 lakhs to 10 lakhs is 20%, and above 10 lakh your tax rate is 30%. So 0 to 2.5 lakhs 0%, then 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh is 30%. In case of senior citizens, 0 to 3 lakh 0%, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh 30%. If you're a super senior citizen, my dear students, if you're a super senior citizen, 0 to 5 lakh 0%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh 20% is the slab rates. Clear? नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्लैब 1 विल बी एप्लीकेबल. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, चले आगे. यस. अब बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू फर्स्ट
tell you something. 1 minute. एक मिनट है बच्चों. Yes, the most important chart that you first need to understand. हमको जब इनकम टैक्स पे करना है ना माय डियर स्टूडेंट्स, हमको जब इनकम टैक्स पे करना है ना, तो सबसे पहले हमको हमारी इनकम फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो हमने क्या किया, पांचों हेड्स की इनकम ले ली, उनका टोटल ले लिया. फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस इनकम पे क्या किया, जो भी डिडक्शंस हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज रहेंगे तो वो एडजस्ट किए, फिर हमको हमारा नेट इनकम मिला. नेट इनकम मिलने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग कंप्यूट करते हैं टैक्स लायबिलिटी. सो वी आर राइट नाउ अंडर विच स्टेज, अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेज, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स. ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए स्लैब्स क्या है. ओके, व्हाट इज द मास्टर चार्ट फॉर कंप्यूटिंग टैक्स माय डियर स्टूडेंट्स. कम ऑन, ये बाय हार्ट होना चाहिए. टैक्स में से लेस रिबेट हो जाएगा 87A के अंडर, फिर जो बैलेंस रहेगा उसको सरचार्ज ऐड हो जाएगा, और फिर टैक्स प्लस सरचार्ज में से मार्जिनल रिलीफ लेस हो जाएगा, और फिर लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% ऐड हो जाएगा. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% ऐड हो जाएगा. सो कम ऑन एवरीवन विद मी, टैक्स लेस रिबेट गिव्स यू बैलेंस, उसमें सरचार्ज ऐड करो, सो टैक्स प्लस सरचार्ज आने के बाद उसमें से लेस मार्जिनल रिलीफ करो, एंड देन यू गेट व्हाट, then whatever amount you get, उसमें आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate of 4%. at the rate of 4%. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल का अलग प्रकार का कंप्यूटेशन है, इसलिए हम लोग पहले क्या देखेंगे, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द टैक्स कंप्यूटेशन इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, तो इंडिविजुअल के हमने स्लैब रेट्स देखे. अब आगे उनका क्या कहना है, माय डियर स्टूडेंट्स. आगे उनका कहना है कि आपको इसमें से क्या लेस करना है, आपको इसमें से रीबेट लेस करना है. क्या लेस करना है, रीबेट लेस करना है माय डियर स्टूडेंट्स. अगर हम डिसाइड करें कि हमको रीबेट लेस करना है, तो क्या रीबेट सबको मिलता है? नो, रीबेट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. ओके, रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट हो तो क्या उसको रीबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्या वो HUF हो तो रीबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा. कंपनी होगा तो रीबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा. सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को रीबेट मिलेगा. उसका भी इनकम कितना होना चाहिए? 5 लाख तक. मतलब क्या लोग, जो गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो लोअर इनकम ग्रुप्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है. उनको टैक्स में, उनका टैक्स का बर्डन क्या करना चाहता है? हल्का करना चाहता है. उनको ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहता. अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो उनको जिनका इनकम 5 लाख तक है, उनको ये रीबेट का बेनिफिट दिया जाता है. सो कम ऑन एवरीवन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रीबेट? नंबर 1, अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. नंबर 2, मैक्सिमम इनकम 5 लाख होना चाहिए. तो हाउ मच इज द रीबेट? टैक्स पेएबल और 12,500 whichever is lower. Tax payable or 12,500 whichever is lower, my dear students. Okay, yes. अब अगर आप चाहते हो, सॉरी, और अगर आप चाहते हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई कैन टेल यू व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस 12,500. मैं आपको बताती हूँ कि ये 12,500 कहाँ से आया. अगर आपको आपके नॉर्मल स्लैब रेट्स याद होंगे तो क्या है नॉर्मल स्लैब रेट? स्लैब 1 के अंडर 0 to 2.5 lakhs, तो 0% टैक्स. मतलब कितना हुआ? 2.5 lakhs पे 0%, मतलब 0. और 2.5 lakhs to 5 lakh उस पर 5%. मतलब हम लोग क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 5 लाख माइनस 2,50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 5% से. सो कितना आया? 12,500. इसका टोटल लिया, टोटल टैक्स कम्स टू 12,500. सो 12,500 इज द मैक्सिमम टैक्स ऑन 5 lakhs इनकम. ओके, वो वाला टैक्स. या आपका अगर इनकम कम होगा तो कितना टैक्स आ रहा है? वॉट एवर विच एवर इज लेस विल बी अवेलेबल टू यू एज रिबेट. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस. अब टैक्स में से हमने रिबेट लेस कर दिया. ओके, अब नेक्स्ट आया सरचार्ज.
Surcharge, my dear students. Now, what is meant by surcharge? Now, what is meant by surcharge, my dear students? हाँ, rebate का एक important point रह गया. Rebate is not allowed if your income is what? Long-term capital gain under section 112A. चलो, rebate को एक बार फिर से आंखों के सामने visualize करो. 2 conditions. Resident individual, maximum income 5 lakhs. ओके तो रीबेट मिलेगा. कितना मिलेगा? टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लोअर. ओके कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? है. 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से रीबेट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. ओके इस टैक्स में से जब आप रीबेट लेस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? टैक्स लेस रीबेट गिव्स यू द बैलेंस अमाउंट. इसमें आपको क्या ऐड करना है? सरचार्ज ऐड करना है. ओके सरचार्ज के स्लैब्स क्या है? सरचार्ज के स्लैब्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? सरचार्ज के स्लैब्स ये है. अप टू 50 lakhs इफ योर इनकम इज अप टू 50 lakhs 0%. मतलब अगर आपका इनकम 50 लाख भी होगा तो आप इस कैटेगरी में 0% सरचार्ज में आएंगे. पर अगर आपका इनकम 50 लाख 1 रुपए भी होगा, ओके अप टू 1 करोड़, तो आपका सरचार्ज रेट हो जाएगा 10%. 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी इनकम है बट यू आर अप टू 2 करोड़ देन योर टैक्स रेट विल बी, सरचार्ज रेट विल बी 15%. अगर 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है तो 37%. ओके और 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, ओके या 10 करोड़ से ऊपर है देन 37% इज द सरचार्ज. So come on my dear students, along with me. If your income is up to 50 lakhs, 0%. More than 50 lakhs, but up to 1 crore, 10%. 1 crore to 2 crore, 15%. 2 crore to 5 crore, 25%. And more than 5 crore, your surcharge rate is 37%. ये 25% और 37% सरचार्ज के क्या बोला जाता है? एनहांस्ड सरचार्ज. क्या बोला जाता है? एनहांस्ड सरचार्ज. ओके आगे डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर FIIs. ओके इस पे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इस पे एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगता, मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लगता है. डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर FIIs. ओके क्या मिलता है? उस पर डायरेक्टली उस पर मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता. सो कम ऑन एवरीवन, टैक्स के स्लैब से स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3. ओके एज के हिसाब से 0 to 59, 60 to 79 एंड 80 years एंड अबव. फिर उसके बाद लेस रिबेट देखा हमने. 2 conditions, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इनकम मैक्सिमम 5 लाख. फिर उसमें क्या हो जाएगा? एट सरचार्ज के रेट्स अप टू 50 lakhs 0%, 50 lakhs अप टू 1 करोड़ 10%, 1 crore to 2 crore 15%, 2 crore to 5 crore 25%, and 5 crore to 10 crore or above 37%. Okay, dividend, long term capital gain, short term capital gain for foreign institutional investors, FIIs, maximum surcharge is 15%. Okay, yes. अब हमने क्या किया? टैक्स में से रिबेट लेस किया, फिर उसमें सरचार्ज ऐड किया. ओके अब जहाँ जहाँ सरचार्ज आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ सरचार्ज आएगा वहाँ वहाँ आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ मतलब क्या? सरचार्ज ऐड करने की वजह से अगर आपका इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? असेसी को हार्डशिप हो जाएगा, उस पर इनजस्टिस हो जाएगा, उस पर नाइंसाफ़ी हो जाएगी जो मंजूर नहीं है, इसलिए उसको रिलीफ दिया जाएगा एज मार्जिनल रिलीफ. अच्छा तो सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ हमेशा ही होगा? नो, डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस. अगर सरचार्ज नहीं है तो क्या मार्जिनल रिलीफ होगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सरचार्ज इज द बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ. सरचार्ज इज द रीजन क्योंकि हम मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करते हैं. ओके यस. सो व्हाट आर द स्टेप्स? पहले फाइंड आउट टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम. आपका जो इनकम है उस पर आप स्लैब से एप्लीकेबल करो, आपका टैक्स कंप्यूट करो. ओके दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या करूं? टैक्स ऑन बेंचमार्क इनकम. व्हाट इज बेंचमार्क इनकम? ओके अगर आप देखते हो यहाँ पे यस अगर आपने ये सरचार्ज पे देखा, ये जो लोअर लिमिट्स है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लोअर लिमिट्स है ना, ये जो लोअर लिमिट्स है ना माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर नोन एज द बेंचमार्क इनकम. मतलब क्या?
मतलब क्या, अगर आपका इनकम 50,10,000 है तो क्या करो, 50,10,000 पे टैक्स निकालो, फिर 50 लाख पे टैक्स निकालो। ओके, अब इनकम तो कितने से इंक्रीज हुआ है, 10,000 से। अब देखो टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ है, उसमें सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा। ओके, हियर कंपेयर करते वक्त माय डियर स्टूडेंट्स, हियर टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम निकालना है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना है। यहाँ पे भी ये कितने पे आ जाएगा, 50,10,000 पे। फिर यहाँ पे भी टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो। व्हाट इज द बेंचमार्क इनकम, अपना इनकम कौन से लिमिट से ज्यादा है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कौन से लिमिट से ज्यादा है, अपना इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो 50 लाख पे आप क्या करो, आप टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो। फिर कंपेयर करो, इनकम 10,000 से बड़ी है, देखो टैक्स कितने से बढ़ता है। अगर टैक्स माय डियर स्टूडेंट्स उससे ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है, मतलब इनकम 10,000 से बढ़ रहा है और टैक्स 15,000 से बढ़ रहा है, तो असेसी रो रहा है, मेरे जेब में तो आए 10,000 और आप मुझसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 15,000 का टैक्स मांग रहे हो। ओके, ये तो नाइंसाफी है, ये तो इनजस्टिस है। ओके, नहीं चलेगा। ओके, यस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है, बात तो सही है, आपका इनकम इंक्रीज हुआ है 10,000 से, आपका टैक्स इंक्रीज हो रहा है 15,000 से, बराबर है, मतलब टैक्स कितने से ज्यादा है, 5,000 से। ये आपको हम दे देंगे मार्जिनल रिलीफ। ओके, ये हम आपको दे देंगे मार्जिनल रिलीफ। ओके, अब केस नंबर टू, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है 15,000 से और अगर मेरा टैक्स इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, सो कम ऑन, क्या कोई नाइंसाफी हो रही है, क्या कोई इनजस्टिस हो रही है एसएससी के ऊपर, चलो बोलो, क्या कोई इनजस्टिस हो रही है, नहीं, तो क्या आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। क्लियर, ओके, यस, आगे। सो दिस इज अबाउट मार्जिनल रिलीफ। द मेन वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट मार्जिनल रिलीफ इज, जहाँ पे सरचार्ज रहेगा वहीं पे मार्जिनल रिलीफ रहेगा। आगे, मैं जानबूझ के आपको वही दिखा रही हूँ जो हमने एक्चुअली क्लास में लिखा है, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस बना रहे। 1 मिनट, माय डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा सिस्टम में, यस, ओके। अब हमने इंडिविजुअल के केस में क्या देखा, देयर इज वन ऑप्शन 1, देयर इज वन ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 215 बीएससी में रेट्स क्या है, अगर आपका इनकम 2,50,000 से हर बार बढ़ता है तो टैक्स आपका 5% से बढ़ता है, मतलब क्या, 0 to 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख to 5 लाख योर टैक्स रेट इज 5%। ओके, अगर आपका इनकम माय डियर स्टूडेंट्स 5 लाख से 7.5 लाख तक होगा तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 10%। 7.5 लाख से 10 लाख हो जाएगा तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 15%। अगर आपका इनकम, ओके, मैंने क्या बोला, I'll just write. I'm very bad in figures in Marathi or Hindi. So 0 to 2.5 lakhs, then 0% tax. 2.5 lakhs to 5 lakhs, my dear students. Okay? तो यहाँ पे 5%. Okay? 5 lakh to 7.5 lakhs, then 10%. 7.5 lakhs to 10 lakhs, okay? 15%. 10 lakhs to 12.5 lakhs, 20%. Okay, and 12.5 lakhs to 15 lakhs, okay, 25%, and above 15 lakhs it is 30%. Getting it, my dear students? Getting it? Okay, this is under 115 BAC. Okay, yes. ये क्यों दिया गया है, बिकॉज इज एन ऑप्शन इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके बिना आपको इस पे क्या करना है, टैक्स कंप्यूट करना है। फिर आप हर बार आपको ऑप्शन 1 के अंडर टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, ऑप्शन 2 के अंडर टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, एंड विच एवर इज लेस विल बी योर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये रहा इंडिविजुअल के लिए। ओके, नाउ टेल मी, कम ऑन, लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट इज द चार्ट फॉर टैक्स कंप्यूटेशन। टैक्स कैलकुलेट करो, उसमें से रिबेट लेस करो, फिर बैलेंस में सरचार्ज ऐड करो, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज में से मार्जिनल रिलीफ लेस करो, और फिर जो लास्ट में आएगा उसमें सेस ऐड करो। सेस का परसेंटेज क्या है, 4%। नाउ इन केस ऑफ HUF, AOP, BOI, AJP, माय डियर स्टूडेंट्स,
व्हाट इज द इनकम एंड व्हाट इज द टैक्स रेट. स्लैब 1 जो है ना वो इनके लिए एप्लीकेबल है. 0 to 2.5 lakh 0%, 2.5 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and more than 10 lakh 30%, my dear students. ओके यस. अब टैक्स निकाल लिया हमने स्लैब 1 के हिसाब से. लेस रीबेट. बोलो इनको रीबेट मिलेगा क्या? रीबेट किसको अवेलेबल है? ओनली एंड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. तो क्या इनको मिलेगा रीबेट? नहीं मिलेगा. ओके फिर बैलेंस में सरचार्ज ऐड हो जाएगा सेम उसके पहले जैसा ही ऑप्शन 1 के हिसाब से ही, राइट. इंडिविजुअल के हिसाब से, सॉरी. देन लेस मार्जिनल रिलीफ सेम इंडिविजुअल के हिसाब से. फिर इसमें सेस ऐड हो जाएगा एट व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? एट 4%. ओके यस. यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं जो आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So option 1 you have and option 2 you have. Okay? Yes. Option 1 is applicable to every individual. मतलब जो normal tax computation है. But option 2 is applicable only and only to individual and HUF. मतलब क्या? सारे exemption छोड़ो, deduction छोड़ो और कम रेट पे टैक्स पे करो. ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के पास अवेलेबल है. देखो यहाँ पे इसका इनकम, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते वक्त इसका इनकम करेंगे तब टोटल इनकम लेस डिडक्शंस लेस एग्जेम्पशंस. बट हियर यहाँ पे हमको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे. सिर्फ दो डिडक्शंस मिलेंगे, ATCCD और ATJJA. ये हम लोग आगे देखेंगे. ओके नाउ व्हाट आर द रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट आर द रेट्स? इंडिविजुअल के केसेस में 1 2 3, राइट. देन NR होगा तो ओनली स्लैब 1. फिर HUF वगैरह के लिए स्लैब 1 और बाकी सारे पर्सनस के लिए फ्लैट रेट्स आर एप्लीकेबल. और यहाँ पे ये अभी मैंने आपको बताया व्हाट विल बी द स्लैब रेट्स. ओके गेटिंग इट? ओके फिर रीबेट, सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ में कोई चेंज है? बिल्कुल भी नहीं है. ओके यस माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी माय डियर स्टूडेंट्स. जस्ट 1 minute, just 1 minute my dear students. Okay, are you there my dear students? Can you hear me? Okay. Okay, yes. ओके तो हम कहाँ पे हैं? ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी. अब कंपनी के केस में टैक्स लायबिलिटी हमको कैसे कंप्यूट करना है? लेट्स सी. ओके इन केस ऑफ कंपनी माय डियर स्टूडेंट्स द मेन कंडीशन इज टर्नओवर. हमको चेक करना है टर्नओवर. अब टर्नओवर किस साल का? सी वी आर इन विच PY माय डियर स्टूडेंट्स? वी आर इन PY 2021. वी आर इन PY 2021. तो विच इज द AY एप्लीकेबल 21-22. ओके हम PY 20-21 में है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके पर हमको किस टर्नओवर में देखना है? इसके पिछले के पिछले साल के टर्नओवर. इसके पिछले के पिछले साल में. इसके पिछले के पिछले साल में यहाँ पे आ जाता है PY 19-20. यहाँ पे आ जाएगा PY 18-19. मैम ऐसा क्यों? मैम ऐसा क्यों? हमको इस साल का बेस क्यों लेना है? क्योंकि अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स PY 20-21 में PY 18-19 का टैक्स कॉम्प्यूटेशन, रिटर्न फाइलिंग सब कुछ हो गया रहेगा, राइट. मतलब इट इज़ फ्रोजन. ओके उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते आप. इसलिए उनका क्या कहना है कि आप PY 18-19 से लो. आप PY 18-19 को बेस करो क्योंकि आप PY 18-19 में कुछ चेंज नहीं कर सकते. सो टर्नओवर ड्यूरिंग PY 18-19 देखो, अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है अप टू 400 करोड़, ओके देन आपको यू विल बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल कंपनी और आपको 25% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके अगर आपका टर्नओवर
PY 18-19 का 400 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 400 करोड़, देन आपका टैक्स लायबिलिटी टैक्स रेट कितना आ जाएगा? 30%। ओके, मतलब आपको क्या करना है, अगर आप कंपनी हो तो आप पहले टर्नओवर देखोगे। टर्नओवर कौन से साल का देखोगे? 18-19 का टर्नओवर देखोगे। ओके, फिर इसमें लिमिट कितना है? 400 करोड़ का। अगर 400 करोड़ तक रहा, अप टू 400 करोड़, मतलब 400 करोड़ रहा तो भी 25% विल बी एप्लीकेबल, और 400 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा रहा तो आपका टैक्स रेट 30% हो जाएगा। ओके, यस, हम लोग क्या करते हैं? टैक्स लेस रीबेट। नाउ टेल मी, इन केस ऑफ कंपनी रीबेट मिलेगा? नो, इट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। ओके, तो इसमें सरचार्ज ऐड हो जाएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 0 to 1 crore, माय डियर स्टूडेंट्स। 0 to 1 crore, माय डियर स्टूडेंट्स। 0 to 1 crore रहा तो 0%, 1 crore to 10 crore 7%, and more than 10 crore then it is 12%। जहाँ जहाँ सरचार्ज आएगा वहाँ वहाँ मार्जिनल रिलीफ भी आएगा। सो टैक्स प्लस सरचार्ज में से क्या लेस हो जाएगा? मार्जिनल रिलीफ लेस हो जाएगा। मार्जिनल रिलीफ के स्टेप्स रिमेन सेम। ओके, एंड देन यू हैव टू ऐड सेस एट द रेट ऑफ 4%। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट सवाल आया। ओके, अब दो स्पेशल रेट्स हैं डोमेस्टिक कंपनी से रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट्स। दो स्पेशल रेट्स हैं, 115 BAA BAB। ओके, ये मोस्टली PGBP के चैप्टर्स में डिस्कस होते हैं। ओके, अगर आपने सारे बेनिफिट्स लिए, उनका क्या कहना है कि 115 BAA, ओके, इट्स व्हाट? अ स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट मतलब टैक्स रेट कम है। एक्चुअली टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स रेट 25 है या 30 है, बराबर है, बट BAA बोलता है कि आपको 22% का रिड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करना मिलेगा अगर आपने बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स है वो छोड़ दिए। ओके, तो आपको 22% से टैक्स पे कर पाओगे, पर एक कंडीशन है। एक कंडीशन है, आपकी इनकम देखे बिना हम लोग फ्लैट सरचार्ज ऐड कर देंगे 10% पे। अगर आपको मंजूर है तो आप सेक्शन 115 BAA के अंडर आओ, नहीं तो आपकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, गेटिंग इट? ओके, एंड 115 BAB, माय डियर स्टूडेंट्स, 115 BAB इज एप्लीकेबल टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। उनका ऑप्शन है कि आप 15% से टैक्स पे करो, उस पर फ्लैट सरचार्ज 10%, चाहे आपका इनकम कितना भी क्यों ना हो। हम स्लैब्स में कंप्यूट नहीं करेंगे, फ्लैट सरचार्ज 10% का लेवी कर देंगे। गेटिंग इट? आगे आगे। ओके, सो इन शॉर्ट कंपनी के लिए, ओके, अगर आप इफ यू वांट टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स तो क्या है? चेक टर्नओवर ऑफ विच ईयर? 18-19, मोर अप टू 425%, मोर देन 480%। ओके, सॉरी 30%, यहाँ पे 80 क्यों लिखा है? 30%। ओके, क्या आपको कम रेट पे टैक्स करना पॉसिबल है? यहाँ 115 BAA एंड 115 BAB। ओके, यस, अब आगे फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनी इंडिया में आए, बराबर है। ओके, तो इनका क्या कहना है कि अगर फॉरेन इनकम के हाथ में स्पेसिफाइड इनकम है तो 50% विल बी टैक्सेबल। अगर कोई और इनकम है तो 40% विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। इसमें सरचार्ज ऐड हो जाएगा। सरचार्ज के रेट्स कितने हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 0 to 1 crore 0%, 1 crore to 10 crore 2%, और अपनी डोमेस्टिक कंपनी में कितना है? 7%। ओके, यस, नो प्रॉब्लम। ये वाला आप चाहती हो? ओके, टेक दिस डाउन। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी में अगर हम देखते हैं, फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी के सरचार्ज रेट्स को अगर कंपेयर करते हैं तो फॉरेन कंपनी के लिए 0 to 1 crore 0%, उधर भी 0%, 1 crore to 10 crore डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7%, और यहाँ पे सिर्फ 2%, वहाँ पे 12%, यहाँ पे 5%। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स मोर एंड मोर फॉरेन कंपनीज टू कम टू इंडिया, बराबर है ना, तो उनको टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ तो बेनिफिट दिखना पड़ेगा। ओके, बाकी सब रिमेन्स सेम। अब मेरे दिमाग में सवाल आया। ओके, यस, 1 minute।
जस्ट 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, फिर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आऊँगी. अरे मैंने कल ही चेक करके लिखा था यहाँ पे. मैंने बोला लिखने में अपना टाइम जाएगा, आज अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस भी कंप्लीट करना है. जस्ट 1 मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैंने लिख के रखे थे वो पैसिव इनकम वगैरह के पॉइंट्स आपके लिए, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी होगी कि डोमेस्टिक कंपनी होगी, दिस विल डिपेंड ऑन POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. तो उसके कुछ कंडीशंस मैंने लिखे थे. अनफॉर्चुनेटली कल ही मैंने लिख के रखा. ठीक है, कोई नहीं, हम लोग वो फिर से रेसिडेंशियल स्टेटस में देख लेंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, ओके. सो हमने डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स देखे, फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स देखे. ठीक है, अब क्या बचा है? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बचा है. ओके, अब क्या बचा है माय डियर स्टूडेंट्स? कोऑपरेटिव सोसाइटी बचा है. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोलता है? एक ऑप्शन है नॉर्मल टैक्स रेट्स पे करो. ओके, एक ऑप्शन है आपके पास नॉर्मल टैक्स रेट्स पे करो. ऑप्शन नंबर 1, 0 to 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, मोर देन 20,000 30% से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, यस, इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल है. एप्लीकेबल है सिंपल एंड स्ट्रीट. 0 to 1 crore 0%, मोर देन 1 crore 12%. ओके, जहाँ पे सरचार्ज रहेगा वहाँ पे MR रहेगा एंड सेस एट द रेट ऑफ 4%. Okay, now does cooperative society has an option to pay lower taxes at lower rates? Yes, under section 1115 BAD. Okay, BAD my dear students. Okay, yes, flat rate कितना है? 22%. उसके कुछ conditions है? Absolutely yes. Okay, surcharge applicable है? हाँ. फ्लैट रेट 10%, चाहे आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, आपको सरचार्ज 10% एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड देन उसमें आप सेस ऐड कर सकते हो. Okay, so this is all about the tax rates my dear students. This is all about the tax rates. Okay, now further my dear students, let's move ahead to the most important chapter this time. Why am I stressing so much? मैं उसको इतना most important क्यों बोल रही हूँ my dear students? Because I'll tell you, because इसमें जो important amendments किए गए हैं my dear students, इसमें इतने सारे amendments किए गए हैं कि हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ है. एंड जब कोई अमेंडमेंट्स होते हैं ना किसी ईयर में माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई अमेंडमेंट होता है, ओके, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज उस पर क्वेश्चंस पूछने की इंस्टीट्यूट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. और इस चैप्टर में कुछ रियली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए हैं. ओके, तो चलो देखते हैं. नेक्स्ट अपने चैप्टर का हेड है रेसिडेंशियल स्टेटस. ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस. व्हाई डू वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस माय डियर स्टूडेंट्स? रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है कि आपने जो इनकम अर्न किया है वो कहाँ पे अर्न किया है. अगर कोई भी इनकम, कॉमन सेंस की बात है माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया की वजह से अगर आपको इनकम हो रही है, इंडियंस की वजह से आपको इनकम हो रही है, या आपको इनकम अगर इंडिया में मिल रही है, तो इंडिया क्या बोलता है? इंडिया बोलता है हमारा उस पर हक है, हमारा उस पर हक है. और हक सिर्फ उसी हिसाब से नहीं है, हक इस हिसाब से भी है कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ईयर, मतलब आपने कहाँ पे आपका गुजारा किया है.
सी अंडरस्टैंड, अगर आप हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ना बोलते हुए भी अपने को टैक्स, अपने को रोड की फैसिलिटी मिल रही है, बराबर है, अपने को नेचुरल रिसोर्सेज मिल रही है, देन गवर्नमेंट की गाड़ी आके सैनिटाइज करके जा रही है अपनी लोकेलिटी. सो दीज आर द वेरियस सर्विसेज विच इज मेड अवेलेबल टू अस बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आप इंडिया में इतने दिन रहे हो ना तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में. ओके, यस, सो रेसिडेंशियल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वेदर tax income will be taxed in India or not. Clear? Okay, yes. Now which section deals with it? Section 6. ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस पहले देखते हैं. अब रेसिडेंशियल स्टेटस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना मतलब देखना कि ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. और फिर रेसिडेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आरओआर एंड आरएनओआर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्संस के लिए डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस हैं. ओके, नाउ विच आर दे my dear students? If you are an individual, in case of an individual my dear students, please understand, in case of individual my dear students, okay, individual can either be a resident or a non-resident. ये कौन डिसाइड करेगा कि ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? बेसिक कंडीशंस डिसाइड करेंगे. कितने बेसिक कंडीशंस है? 2 बेसिक कंडीशंस है. ये 2 बेसिक कंडीशंस डिसाइड करेंगे कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो. ओके, if anyone or both my dear students, if anyone or both basic conditions are satisfied, then you become a resident. If none of the basic conditions is satisfied, you become a RNOR. Now what are the basic conditions my dear students? Now what are the basic conditions my dear students? The basic conditions are, okay, हम कौन से PY में हैं अभी? 2021 में, राइट. 2021 का PY कब से स्टार्ट होता है? 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21. ओके, यस. तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इस पर्टिकुलर PY में पहला कंडीशन ऐसा है कि इस पर्टिकुलर PY में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 182 days or more. 182 days or more. ओके, 182 days और मोर. ऐसा कौन बोल रहा है अपने को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है. ये एक कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अब क्या करेंगे हम लोग, यू आर इन दिस पर्टिकुलर PY हम कौन से PY में? 2021 PY में. ओके, 2021 PY में वो कब स्टार्ट होता है? 1 April 20 से लेके 31 March 21. सो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? अगर पहली कंडीशन ओके 182 डेज की है और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने इस साल में इंडिया में एटलीस्ट आप 60 दिनों के लिए होने चाहिए. ओके, 60 days और मोर, मिनिमम 60 days. ओके, और 60 दिन में है तो विल आई बिकम अ रेसिडेंट, विल आई फुलफिल द कंडीशन? नो. इसमें और एक पार्ट है. इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या बोलता है, अपना PY कौन सा है? PY 2021. उसके पिछले 4 सालों में, मतलब 1920, 18-19, 17-18, 16-17, उसके पिछले 4 सालों में you should be in India for 365 days or more, physically present in India. Clear? Okay, yes, okay, fine, no problem. आगे ओके. सो अब अगर आप एनी वन या बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस you become a resident. If none of the basic conditions are fulfilled, you become a non-resident. No problem. अब मैं जो आगे बताने जा रही हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा. कौन डिसाइड करेगा? बेसिक कंडीशंस डिसाइड करेगा. ओके फाइन. ना हमने क्या देखा? कितने बेसिक कंडीशन से? 2. Okay, so now there are a few cases my dear students, जहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ 182 days विल बी एप्लीकेबल एंड सेकेंड कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल. ऐसे कौन से स्टेटस हैं? ऐसे कौन से ये सिचुएशंस है माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट सिचुएशन ओके, अगर से फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, समझो ये इंडिया है. ओके, और अगर इंडिया में कोई इंडियन सिटीजन है
ओके वो उसने क्या किया, उसका ही बिलोंग्स टू नॉर्मल सोर्स ऑफ फैमिली, ओके मिडिल क्लास फैमिली, ओके तो उसने क्या सोचा, मैं पढ़ लिख के अच्छा कुछ कर लूँगा आगे और फिर ताकि मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। तो उसने खूब पढ़ाई करी और फिर उसने वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में अप्लाई किया, ओके अमेरिका में, और उसको वहाँ पे जॉब लग गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस साल लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इस साल वो क्या कर रहा है, इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हो रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है। इन दैट केस विल इट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर माय डियर स्टूडेंट्स? यस, बोलो यस। ओके तो क्या माना जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर इंडियन सिटीजन परमानेंटली इंडिया छोड़ के आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो पर्पज चेक करो, एम्प्लॉयमेंट होगा तो सेकेंड कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन वुड बी एप्लीकेबल। ओके मतलब जिस साल वो इंडिया छोड़ के आउट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, उस साल चेक करो कि वो कितने दिन था इंडिया में। अगर 182 डेज से ज़्यादा था तो वो रेसिडेंट, अगर नहीं तो नॉन रेसिडेंट। सेकेंड कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके अब इसमें कहानी में ट्विस्ट ऐसा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि सपोज कहानी में ट्विस्ट ऐसा है माय डियर स्टूडेंट्स कि सपोज इंडिया में वो आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, और अगर इस आईटी कंपनी का एक प्रोजेक्ट अमेरिका में चल रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, और अमेरिका के इस प्रोजेक्ट पे इसको टेम्पररी बेसिस पे अगर भेजा जाता है, सो इन दिस केस टेल मी, will he be covered in this special case? Will one condition be applicable or both the conditions be applicable? Tell me my dear students. Both. Why? Because he's not going outside India for a permanent basis, he's going only and only for temporary basis. Concept clear हो रहा है क्या my dear students? Is your concept getting clear? Yes? आगे सेकेंड केस, मैंने क्या बोला, 3 केसेस में है जहां पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगी, सेकंड एप्लीकेबल नहीं होगी। अब पहले तो हमने देख ली, अब सेकंड से ये इंडिया है, और इंडिया में एक इंडियन सिटीजन है माय डियर स्टूडेंट, और ये जो इंडियन सिटीजन है ना, इसको नेवी में इसको एक नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंडियन शिप है, अगर उसको इंडियन शिप में नेवी मतलब शिप क्रू का मेंबर बनाया जाता है, इस इंडियन शिप के नेवी का क्रू बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। इन दैट केस शिप का क्रू मेंबर बनाया जाता है, मतलब आप इस शिप पे काम करने वाले हो, अगर आपको बनाया जाता है, देन इन दैट केस अगेन फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल, दोनों कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब क्या आप समझो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब इंडिया बोलते हैं तो इंडिया के आजू बाजू का पानी, इज इट इंडिया? यस। 12 नॉटिकल माइल्स तब तक वो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, 200 नॉटिकल माइल तब तक वो EEZ है, और उसके बाद उसको क्या कहा जाता है, हाई सीज। अब क्या होता है जब वो शिप पे काम करता है कोई इंसान, तो क्या होता है, शिप कभी इंडिया के बॉर्डर पे आएगी, बराबर है, फिर आगे ट्रैवल करेगी, फिर वापस आएगी, राइट। तो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से, हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ऐसा कोई इंडियन सिटीजन अगर इंडियन शिप पे क्रू मेंबर बन जाता है तो काउंट करो कि उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और उसका ये जो पर्टिकुलर वोयज था, जर्नी थी, सी वोयज, ये कब खत्म हुआ। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, उसको क्या कहा जाता है, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ। सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ हम मानेंगे कि आप इंडिया में थे ही नहीं, आप इंडिया के बाहर थे, यू आर डीम्ड टू बी आउटसाइड इंडिया। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब PYB से किस में हम लोग, हर साल में 365 दिन होते हैं,
बराबर है। अब उन्होंने क्या बोला कि ज्वाइनिंग ऑफ टू साइन ऑफ यू आर डीम्ड टू बी आउटसाइड इंडिया, मतलब इसमें से हमने उतने दिन माइनस कर दिए। ओके, इसका मतलब है कि दीज आर द नंबर ऑफ डेज यू आर इन इंडिया। इसको हम कंपेयर करेंगे 182 डेज के साथ, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल है। अगर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में थे तो यू आर अ रेसिडेंट। इफ दिस पर्टिकुलर आइटम इज व्हाट more than 182 days you become a resident, if not you are a non-resident. Do you understand, my dear students? Do you understand, my dear students? Yes or no? Okay, and the last case. अब एक important चीज, अगर ये इंडियन शिप नहीं है, अगर ये शिप इंडियन शिप नहीं है, अगर ये शिप इंडियन शिप नहीं है, तो टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल और बोथ कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल। बोथ बेसिक कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल। उनका कहना है आप इंडियन शिप पे काम करते हो तो ही आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन, नहीं तो बोथ बेसिक कंडीशंस। अगर आप चलो इंडियन सिटीजन नहीं हो, फॉरेन सिटीजन को इंडियन शिप पे क्रू मेंबर बनाया, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल और बोथ बेसिक कंडीशंस आर एप्लीकेबल। कम ऑन, नो 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 तानिया। अगर फॉरेन सिटीजन को, मैंने क्या बोला, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडियन शिप होनी चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, इन दैट केस बोथ कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल। अगर इंडियन सिटीजन को इंडियन शिप पे क्रू मेंबर बनाया है, ओनली एंड ओनली देन फर्स्ट बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ओके, आगे थर्ड कंडीशन। Third condition, Indian citizen or person of Indian origin. Person of Indian origin means a person whose parents or grandparents were born in undivided India. मतलब जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, ओके, उसमें पार्टीशन नहीं हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले अगर वो कोई भी उनके आइदर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, इंडिया में बॉर्न है, मतलब उनके फैमिली का वो बोलते हैं ना हम लोग पिंड, पिंड बोलते हैं ना, कि आपका पिंड अगर इंडिया में होगा, ओके, और मराठी में बोलते हैं तुमचा मूळ जर भारतात आहे, और इंग्लिश में बोलते हैं इफ यू हैव अ डीप कनेक्शन विथ इंडिया, इन दैट केस आप इंडिया में आओगे। बराबर है? आपकी कोई पुरानी हवेली है, पुश्तैनी ज़मीन है, ओके, मामा चाचा काका रहते हैं, राइट, तो उनको विजिट करने के लिए आप इंडिया आते हो, ओके, आप आते हो। तो ऐसा कोई पर्सन अगर इंडिया आता है, ओके, तो उसको उन्होंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल कर दिया था। ओके, यस, जब पार्टीशन में सबसे पहला वही हुआ था ना, सबसे मेन हम जब पार्टीशन की बात करते हैं तो वही होता है। यस, बांग्लादेश ऑल्सो। आगे, ओके, अब इसमें कुछ मेजर चेंजेस कर दिए गए। ओके, इसमें कुछ मेजर चेंजेस कर दिए गए बिकॉज ये अमेंडमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल में बात करना चाहूँगी। ओके, तो लोग क्या करते थे, उनको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब 182 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल थी, तो वो लोग इंडिया में कितने दिन के लिए रहते थे, 181 डेज, और इंडिया से भाग जाते थे। मतलब अगर आप इंडिया में 181 डेज हो तो आप एनआर बन गए। ओके, अब एनआर की सारे इनकम तो टैक्स नहीं हो सकती इंडिया में, राइट, सिर्फ कुछ ही इनकम इंडिया में टैक्स होती है। बराबर है? मतलब इंडिया का क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया का, वो इंडिया से आते थे, ओके, इंडिया में यहाँ पे रहते थे, ओके, और क्या होता था, यहाँ पे 181 डेज हुए कि इंडिया छोड़ के चले जाओ, मतलब जो इंडिया के बाहर कमाया हुआ इनकम है उस पर टैक्स इंडिया में पे करने की ज़रूरत नहीं थी उनको। ओके, तो ऐसा गवर्नमेंट का बहुत सारा टैक्स नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट को क्या करना था, गवर्नमेंट वांटेड टू टैक्स दिस इनकम। ओके, तो फिर अमेंडमेंट लाई गई। अमेंडमेंट में क्या कहा गया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो आउटसाइड इंडिया रहता है, ओके, बट ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो सपोज अगर उसकी इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है और एंड ही कम्स टू विजिट इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो वो जब इंडिया में आता है तो हमको काउंट करना पड़ेगा कि वो इंडिया में कितने दिनों तक था। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वो सब कुछ कैलकुलेशन करने से पहले देखो कि इंडिया से रिलेटेड इस इंसान की इनकम कितनी है।
मतलब आप इंडिया में आते हो, ओके, और इंडिया में आप अगर इनकम अर्न कर रहे हो, ओके, इंडिया में अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो, ओके, तो देखो कि आपकी इंडिया से रिलेटेड इनकम कितनी है। अगर इंडिया से रिलेटेड इनकम आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी, आपको दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। उसमें थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करके, तो फर्स्ट कंडीशन तो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगी, दैट यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, ओके। सेकेंड कंडीशन आपको अगर याद होगी तो सेकेंड कंडीशन के दो पार्ट्स थे, उस पीवाई में 60 दिन और उस पीवाई के पिछले 4 पीवाई में 365 दिन, तो उन्होंने उस 60 दिन को रिप्लेस कर दिया 120 दिनों से, और पिछले 4 सालों में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 365 डेज। ओके, सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट करता है और इंडिया में आने के बाद अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसको दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएगी। सेकंड कंडीशन सब्जेक्ट टू चेंजेस, फर्स्ट कंडीशन 182 डेज और मोर, और सेकंड कंडीशन में 60 दिन का रिप्लेसमेंट हो गया 120 दिनों के साथ। क्लियर? ओके, यस। अब अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये हमने देखा। अब अगर इनकम अप टू 15 लाख है, मैंने क्या बोला, 15 लाख से ज्यादा, तो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल और 60 दिन विल बी रिप्लेस बाय 120 डेज। ओके, अगर आपकी इनकम अप टू 15 लाख है, सो विल दैट बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इन इंडिया, विल दैट पर्सन, उसको क्या बोला जाएगा, सी अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब 15 लाख है या 15 लाख कम है, तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। या अगर उसकी इनकम जो है वो इंडिया से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, सब फॉरेन से रिलेटेड इनकम है, सब फॉरेन से रिलेटेड इनकम है, तो भी उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इसका समरी क्या है, इसका समरी ये है कि लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया में आके 15 लाख से ज़्यादा इनकम कमाते हैं और इंडिया से चले जाते हैं। तो उनका क्या कहना है कि अगर आप इंडिया में आते हो, इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम अगर होती है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की, तो दोनों कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। पहला 182 डेज और सेकंड को 60 दिन से सिर्फ रिप्लेस कर देंगे 120 दिनों के साथ। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? मैंने जितना सिंप्लीफाइड तरीके से बताना इजी होगा उतना ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है। ओके, लेट्स गो अहेड। मतलब मैंने फिर से एक छोटी समरी बनाई है। मतलब क्या, अगर से इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अमेरिका में रह रहा है और वो इंडिया में आता है, अब इंडिया में किसके लिए आता है कोई मायने नहीं रखता। ओके, कोई मायने नहीं रखता कि वो इंडिया में क्यों आ रहा है। अगर वो इंडिया में आता है और इंडिया में रहता है तो देखो कितने दिनों के लिए रहता है, इतना ही बस मैटर है। ओके, तो अगर वो इंडिया में आता है और उसका इनकम है तो चेक करो कि इनकम का सोर्स क्या है। अगर इनकम का सोर्स इंडियन इनकम होगा तो चेक करो उसको इंडिया में कितना इनकम हुआ है। अगर इंडिया में उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होगा, ओके, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 to 15 लाख अगर उसका इनकम होगा तो उसको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है 182 डेज की। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ओके, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, मतलब ये वाली कैटेगरी में, तो उसको दोनों बेसिक कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 दिन विल बी रिप्लेस बाय 120 डेज। या अगर उसको इंडियन इनकम होती ही नहीं है, अगर उसको इंडियन इनकम होती ही नहीं है, सिर्फ फॉरेन से रिलेटेड इनकम है, तो वो इस कैटेगरी में कवर हो जाता है। उसको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, सेकंड कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्लियर? क्लियर एवरीवन? 100%? yes my dear students? ओके, अब हमने क्या देखा इंडिविजुअल के केस में? हमने सेक्शन 6(1) देखा जिसमें बेसिक कंडीशंस थे। ओके, अब उन्होंने इसके साथ साथ 6(1)(a) भी डाल दिया है। ओके, यस, मतलब यू विल बी अ डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, यस, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डिसाइड होगा बेसिक कंडीशन से। बेसिक कंडीशंस क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर पीवाई यू शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन के दो पार्ट्स है। एक तो इस पर्टिकुलर पीवाई में आप 60 दिन से ज्यादा होने चाहिए, और इस पीवाई के पिछले 4 सालों में आप क्या, पिछले 4 पीवाईज में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर। ठीक है,
ठीक है, अब आगे इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल। 3 केसेस क्या है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर परमानेंटली जा रहे हो, तो अगर आप इंडियन शिप पे शिप क्रू मेंबर बन के अगर आप जाते हो तो, और सेकंड, अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आप इंडिया में आ रहे हो और अगर आपकी इनकम 15 लाख या 15 लाख से कम है, अप टू 15 लाख, तो आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आपका इंडिया से रिलेटेड इनकम हो रहा है, ओके, आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप आउटसाइड इंडिया सेटल हो चुके हो, अब आप इंडिया विजिट करने आ रहे हो, ओके, तो चेक करना पड़ेगा आपका इनकम क्या है। अगर आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा होगा, इंडिया से रिलेटेड इनकम की बात कर रही हूँ, तो आपको पहला और दूसरा दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिर्फ सेकंड कंडीशन में 60 दिनों की जगह पे 120 दिनों का कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ओके, और सेकंड हमने क्या देखा, कोई इंडियन सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, नया पॉइंट ऐड हो रहा है यहाँ पे, नाउ दिस इज अ न्यू पॉइंट। ओके, उनका क्या कहना है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, अब यहाँ पे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है नहीं, ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया सेटल हुआ है, वो इंडिया में आ रहा है, ओके, इंडिया से रिलेटेड इनकम उसका 15 लाख से ज्यादा है, ओके, और ये इनकम माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, उनका क्या कहना है कि इंडियन सिटीजन है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और इस इनकम पे उसका दूसरे किसी भी कंट्री में अगर टैक्स नहीं लिया है, ओके, दूसरे किसी भी कंट्री में अगर इस इंडिया से रिलेटेड इनकम के ऊपर टैक्स नहीं पे किया है उसने, तो उसको इंडिया में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। नन ऑफ योर इनकम विल गो नॉन टैक्स, आपको उसका इंडिया में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेसिडेंट, सेक्शन 6(1)(a। क्लियर? ओके, मतलब अगर आपका इनकम इंडिया से रिलेटेड 15 लाख से ज़्यादा है और अगर आप इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो क्या करना है, दोनों बेसिक कंडीशन चेक करना है। ओके, और अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपका इनकम इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो चेक करो क्या इस इनकम पे आपने कहीं और पे टैक्स पे किया है, क्या किसी और कंट्री में टैक्स पे किया है, तो ठीक है, 6(1)(a इज नॉट एप्लीकेबल, पर आप वहाँ भी टैक्स नहीं, यहाँ भी टैक्स नहीं, ओके, तो इन दैट केस सेक्शन 6(1) के अंडर यू विल हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। क्लियर? अब आगे, अब मैंने आपको क्या बताया, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, ओके, उसके बाद रेसिडेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है एडिशनल कंडीशंस। क्या है डिसाइडिंग फैक्टर? एडिशनल कंडीशंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल कंडीशंस? अब एडिशनल कंडीशंस देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एडिशनल कंडीशंस क्या है? एडिशनल कंडीशंस ये है कि अपने पीवाई, अपना पीवाई कौन सा है, पीवाई 2021, अपने पीवाई के 10 पीवाईज पहले, अपने पीवाई के पिछले 10 पीवाई में यू शुड बी रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2, मतलब आपका स्कोर कितना होना चाहिए, रेसिडेंसी का स्कोर होना चाहिए 2 आउट ऑफ 10 इन लास्ट 10 पीवाईज। क्लियर? Okay, this is one basic additional condition. And second additional condition is कि you should be in India. Okay, अपना PY 2021 उसके पिछले वाले 7 साल, इन 7 सालों में you should be in India for 730 days or more. For 730 days or more. एक साल में 365 दिन, 730 दिन, मतलब 2 साल कम से कम पिछले 7 सालों में आपको इंडिया में 2 साल तो रुकना है, फिजिकली प्रेजेंट रहना है। Okay, so these are the set of additional conditions. Okay, now अगर आप additional conditions दोनों की दोनों fulfill करते हो, okay, तो you become a ROR. अगर आपने any one additional condition fulfill की या कोई भी additional condition fulfill नहीं की, then you become a RNOR. Clear everyone? समझ में आ रहा है क्या? जग रहे हो, सो रहे हो? ओके, यस। अब मेरा अगला सवाल आया, मैम हमने यहाँ पे क्या देखा है, कंफ्यूजिंग है,
नहीं, क्योंकि 15 लाख बार बार है ना. सी अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. सो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये थोड़ा सा पहले पढ़ के आओ. ओके, इसमें मैं फिर भी इतना डिटेल ले रही हूँ. कोई भी नहीं लेता इतना डिटेल रिविजन क्लास में, कोई भी नहीं लेता. ओके, मैं डिटेल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स की उनका पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो. ओके, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ा सा पहले थोड़ा सा पढ़ के आओ. ओके, यस. तो चलो, अगर दोनों कंडीशन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुए, यू बिकम अ आर ओ आर. अगर नन या एनी वन फुलफिल हुए, तो यू बिकम अ आर एन ओ आर. ओके, सो फाइनली अपना अमेंडमेंट से रिलेटेड सब कुछ, इंडिविजुअल से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है. अब आगे के बहुत सिंपल है आगे का. ओके, आगे उन्होंने क्या बोला है? इंडिविजुअल के केस में आपने देख लिया. अब एचयूएफ के केस में उनका कहना है कि अगर एचयूएफ का कंट्रोल या मैनेजमेंट, ओके, मतलब जहां से मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, द हेड एंड ब्रेन ऑफ द कंपनी ऑफ एचयूएफ, अगर वो इंडिया में होली या पार्टली होगा, देन दैट एचयूएफ इज अ रेसिडेंट. अगर होली आउटसाइड इंडिया होगा, देन दैट एचयूएफ इज अ नॉन रेसिडेंट. ओके, अब रेसिडेंटशिप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, रेसिडेंसी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आरओआर एंड आरएनओआर. ओके, आरओआर आरएनओआर के लिए क्या है? एडिशनल कंडीशंस है. ये एडिशनल कंडीशंस किसने फुलफिल करने चाहिए? कर्ता ने. अगर कर्ता ने दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल किए, दैट पर्टिकुलर एचयूएफ बिकम्स आरओआर. अगर एनीवन या नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है? वो आरएनओआर हो जाता है. ओके, मतलब अभी ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज आरएनआर, आरओआर एंड आरएनओआर. इसके आगे आरओआर एंड आरएनओआर आर नॉट देयर. Not there, मतलब either a partnership firm is a resident or a non-resident. A company is either resident or non-resident. वहाँ पे ROR और RNOR concepts नहीं आते. Okay? Now in case of firm, check करो control और management कहाँ पे है. If control और management is wholly or partly in India, resident. Wholly outside India, non-resident. अब सबसे important है company. Section 6(3). कंपनी में भी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, हमने डिटेल में देखा. इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी. ओके, यस. सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स. अब अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है, माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज 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 कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया. और अगर आप फॉरेन कंपनी हो, तो आपका टर्नओवर चेक किया जाएगा. अगर आपका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, मतलब इवन इफ 50 करोड़, ओके, तो यू विल ऑलवेज बी नॉन रेसिडेंट. ओके, यस. अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, ओके, सॉरी 500 नहीं, 50 करोड़, आई एम सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़. ओके, अगर आपका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो नॉन रेसिडेंट. अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, ओके, तो चेक करना पड़ेगा POEM कहाँ पे है. पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, आपका कहाँ पे है. अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, यू बिकम अ रेसिडेंट. इफ इट इज आउटसाइड इंडिया, यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट. नाउ व्हाट इज मेंट बाय POEM? अब उन्होंने क्या बोला है? CBDT के गाइडलाइंस में हमको बताया गया है कि POEM आउटसाइड इंडिया मतलब क्या बताया गया है? POEM आउटसाइड इंडिया मतलब क्या? मतलब ये अगर कंडीशंस फुलफिल हुए तो POEM आउटसाइड इंडिया. मतलब ये अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए तो POEM इन इंडिया. अगर आप POEM इन इंडिया हो तो आप रेसिडेंट. अगर आप POEM आउटसाइड इंडिया हो तो आप नॉन रेसिडेंट. ओके, यस. अब POEM आउटसाइड इंडिया के कंडीशंस क्या है? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ मोर देन 50%, मतलब मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया. एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड बोर्ड मीटिंग्स, मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया. अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मतलब क्या? इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम. इफ एसेट्स इन इंडिया आर मैक्सिमम 50% ऑफ टोटल एसेट्स इन इंडिया. इफ एम्प्लॉयज इन इंडिया और एम्प्लॉयज हु आर रेसिडेंट इन इंडिया are not more than 50% of the total employees. Okay, payroll expenses in India अगर 50% से ज्यादा exceed नहीं करते, in that case your active business is outside India. फिर अगर ये दोनों conditions fulfill हुए, then your POEM is outside India, and if POEM is outside India, you become a non-resident.
क्लियर? अब पैसिव इनकम मतलब क्या? पैसिव इनकम मतलब इनकम जो मिल जाती है उसके लिए हाथ पैर मारना नहीं पड़ता. परचेज और सेल फ्रॉम रिलेटिव्स, रिलेटेड पार्टीज, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, फिर रॉयल्टी, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट. ओके, इसको वापस देखना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप अपने को मिल जाता है, इसके लिए हाथ पैर जोड़ना नहीं पड़ता. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट residential status conditions, scope of residential status in case of individual, HUF, partnership firm, AOP, BOI, company. Clear? Clear? चले हम लोग आगे. ओके, अब हमने क्या देखा सेक्शन 6 में? सेक्शन 6 में हमने स्कोप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस देखा. अब सेक्शन 5. सेक्शन 5 टेल्स अस द स्कोप ऑफ टोटल इनकम. अब रेसिडेंस स्टेटस एंड इनकम आपने कहाँ कमाया है, ये दोनों मिल के डिसाइड करते हैं कि कहाँ आपको इंडिया में टैक्स पे करना है कि नहीं करना. नाउ व्हाट डज स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेज? स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेज दैट इनकम इज ऑफ टू टाइप्स. आइदर इट इज इंडियन इनकम और इट इज फॉरेन इनकम. अब इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है, ये किस पे डिपेंड करता है? चेक करो, चेक करो. डीम्ड टू रिसीव, रिसीव कहाँ हुआ है और अक्रू कहाँ हुआ है. चेक करो रिसीव कहाँ हुआ है और अक्रू कहाँ हुआ है. अगर रिसीव भी इंडिया में है, अक्रू भी इंडिया में है, ओके, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम? इंडियन इनकम. अगर दोनों में से कुछ भी एक भी अगर इंडिया में होगा तो वो इंडियन इनकम. ओके ओके, यस. मतलब क्या? अगर रिसीव इन इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इंडियन इनकम. रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रू इन इंडिया, इंडियन इनकम. Received outside India, accrued also outside India, both outside India, then foreign income. Else in all cases it is Indian income. ओके, अब रेमिटेंस ऑफ इनकम मतलब क्या? आपकी बहन यूएसए गई है, वहाँ पे वो उसका जॉब है, वहाँ उसका पैकेज 50 लाख रुपए पर साल है और वहाँ से वो अगर पैसा कमा के इंडिया में भेजती है तो उनका क्या कहना है? दिस इज नॉट अर्निंग ऑफ इनकम, दिस इज रेमिटेंस ऑफ इनकम. मतलब इनकम सिर्फ भेजी जा रही है वहां से यहाँ पे. तो इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आ रही है, मतलब गवर्नमेंट का तो फायदा हो रहा है, बराबर है ना? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट क्या बोलता है ऐसे केस में? ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट? इनकम. ओके, उसको टैक्सेबल, इट विल बी एग्जेम्प्ट इन इंडिया. ओके, यस. और आगे पास फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम मतलब क्या? पहले टैक्स नहीं हुआ था, बट अगर उस पे अभी अगर आपको मिलता है तो ओके, उसको भी उन्होंने क्या बोला है कि अभी इस साल में वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, उसका कंप्यूटेशन अलग से किया जाएगा. ओके, तो हमने क्या देखा? दो चीज़ें कि आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगी और आपकी इनकम क्या होगी. if you are an ROR, my dear student, if you are an ROR or if you are a resident, तो all your income across entire globe is taxable in India. ओके ओके. और एक चीज, अगर इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन इस पे ऑलवेज इट इज ऑलवेज 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 टैक्स्ड इन इंडिया. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर रेसिडेंट होगा तो सारा की सारा इनकम टैक्सेबल इन इंडिया. अगर इंडियन इनकम होगा तो उस पर पूरा की पूरा टैक्स आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा. ओके, अब जो फॉरेन इनकम है, अब जो फॉरेन इनकम है, अब ROR होगा तो समझो तो सारा की सारा इनकम टैक्सेबल इन इंडिया. इंडियन इनकम है तो सारा की सारा इंडिया में टैक्स हो जाएगा. अब बचा सवाल इसका और इसका. ओके, तो अगर आप RNOR हो, ओके, और आपको फॉरेन इनकम हो रही है तो चेक करो क्या यहाँ पे क्या इस बिजनेस का कंट्रोल इन इंडिया है, क्या इसका सेटअप ऑफ प्रोफेशन यहाँ पे हुआ है. अगर येस तो इट्स टैक्सेबल इन इंडिया, नो तो इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. ओके ओके. और NR का तो सबकी सब इनकम टैक्सेबल इंडिया में होता ही नहीं है. ओके, अंडरस्टैंडिंग? ओके, फर्दर नाउ नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अब कुछ केस में हमने क्या देखा? सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस देखा, सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ इनकम देखा. उसमें देखा कि आइदर इट विल बी एन इंडियन इनकम और इट विल बी अ फॉरेन इनकम. ओके, इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है, इसमें दो क्राइटेरिया डिसाइड करने हैं कि रिसीव कहाँ हुआ है और अक्रू कहाँ हुआ है. अगर दोनों में से कुछ भी एक इंडिया में हुआ होगा तो इंडियन इनकम, एंड इफ इट इज इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. अगर दोनों में से दोनों के दोनों आउटसाइड इंडिया होते हैं देन इट इज फॉरेन इनकम.
ओके यस। अब रिसीव इन इंडिया मतलब कोई अपने हाथ में लाके रखे तो उसको रिसीव बोलता है। ओके अब कुछ केसेस में इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब डायरेक्टली अगर अपने को नहीं भी मिला होगा तो इट इज डीम्ड, ये माना जाएगा कि आपको इसका पैसा इंडिया में मिला है। ओके फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ बियॉन्ड 12%, क्योंकि 12% तक एग्जाम्प्ट है, उसके ज्यादा अगर दिया तो वो टैक्सेबल यहाँ पे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयर बियॉन्ड 9.5% टू एम्प्लॉय, सॉरी मतलब क्या, पीपीएफ में पीएफ जब हम देखेंगे डिटेल में सैलरी में तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 9.5% इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा अगर वो दे रहा है तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ओके यूआरपीएफ टू आरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब आप ट्रांसफर करते हो, राइट। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। ओके यस। अब आगे सेक्शन, ये था सेक्शन 7। सेक्शन 9 द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 क्या कहता है कि अगर आपको इनकम हो रही है आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, अब बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या पहले वो समझते हैं। यू आर आउटसाइड इंडिया, आपने इंडिया में बिजनेस है, आपका रिलेशन है, तो अगर आपका जो बिजनेस है ना इंडिया में, ओके उसको चलाने के लिए आपने कोई एनआर रखा है, ओके और वो आपने कोई पर्सन रखा है इंडिया में, नॉट नेसेसरी एनआर है, आप एनआर हो, आपके बिहाफ में अगर आपने इंडिया में कोई पर्सन रखा है तो उनका क्या कहना है, अगर वो पर्सन ऐसा है कि आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, सिर्फ आपके लिए काम करता है, आप जो भी बोलो वो सब कुछ करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी ट्रीटेड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। ओके और अगर वो ऐसा कुछ भी करता है तो उसमें माना जाएगा कि बिजनेस कनेक्शन है, और अगर माना गया कि बिजनेस कनेक्शन है तो इन दैट केस ये माना जाएगा कि डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, और अगर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा तो वो इंडियन इनकम हो जाएगा, और अगर वो इंडियन इनकम है तो इट इज उस पर टैक्सेबल, टैक्स कहाँ पे पे करना है, कहाँ पे पे करना है, इंडिया में उस पर टैक्स पे करना है। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आगे सो इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन देखा हमने। ओके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं। ओके इसमें उन्होंने क्या बोला है कि कई बार हम मानेंगे बिजनेस कनेक्शन है, कई बार हम मानेंगे कि बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ओके अगर बिजनेस कनेक्शन है और वो बिजनेस कनेक्शन है तो ठीक, उसके लिए अगर आप सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, नॉट ऑल ऑपरेशंस आर सिग्निफिकेंट, बराबर है, ओके तो वहां पे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कुछ चीज़ों के केस में, इन चारों पांचों के केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, इट इज डीम्ड कि बिजनेस कनेक्शन नहीं है। बिजनेस कनेक्शन नहीं है मतलब नॉट एक्रोड इन इंडिया, नॉट इंडियन इनकम, नो टैक्स इन इंडिया। वो कौन से हैं? परचेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, आपने गुड्स खरीदे और एक्सपोर्ट किया, फॉरेन करेंसी आया, बेनिफिशियल टू कंट्री, यस, तो हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स नहीं लेंगे। कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया बाय एनआर, ओके एनआर है जो आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में आ रहा है, न्यूज कलेक्ट कर रहा है और इंडिया के बाहर उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सी अंडरस्टैंड, इंडिया के बाहर इंडिया के बारे में क्या ब्रॉडकास्ट करेगा होगा, इसके बारे में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। ओके सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही इंडिया के बाहर दिखाई जाती है, बराबर है। सो जितना हम इंडिया के बारे में अच्छी चीज़ें दिखाएंगे उतना क्या होगा, इंडिया में उतना लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, करेक्ट। जैसे ही फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, राइट, इंडिया में लोगों का काम बढ़ेगा, बराबर है। सो अगेन यहाँ पे इट इज एग्जेम्प्ट। सेम सिनेमाटोग्राफी, फिल्म, अगर कोई मूवी शूट करने के लिए इंडिया में आता है तो सारी अच्छी अच्छी सीनरीज दिखाया जाएगा, राइट। अब सीनरीज देख के अपना मन करता है ना कि हम भी उस देश में जाके रहे, बराबर है, तो लोग आएंगे, ओके तो लोग आए तो अपना बेनिफिट होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स की शूटिंग विल बी व्हाट, विल बी नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन, मतलब नो इंडियन इनकम, मतलब नो टैक्स इन इंडिया। क्लियर। डिस्प्ले ऑफ अनकट unassorted diamonds in any special economic zone by central government, okay, yes। अब डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, अब उनका क्या कहना है कि इन केसेस में हम मानेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन है। कौन से है वो? फर्स्ट नॉन रेसिडेंट। सी ये ऑनलाइन का ज़माना तो था ही, अब ये क्या हो गया, अब पैंडेमिक ने तो बता दिया कि ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस क्या है।
ओके तो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि अब अगर हम आधी चीज़ें तो यूट्यूब पे ही करते हैं, बराबर है। हम यूट्यूब पे जाते हैं तो कई एड्स आती है, बराबर है। हम उन एड्स का क्या करते हैं और इन एड्स का बेनिफिट क्या होता है, इन एड्स का इनकम हो जाता है उस पर्टिकुलर यूट्यूबर को, बराबर है। अब इनका क्या कहना है कि कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका कोई कस्टमर इंडिया में है, आई रिपीट, कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका कोई कस्टमर इन इंडिया है और उसको अगर पेमेंट मिल रहा है डाउनलोडिंग, वो आपका क्या कर रहा है, एनआर है। ओके से फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, ओके नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ओके वो कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया में। आप इंडिया में बैठे हो आपके घर में, टैक्स का क्लास से आप बोर हो गए तो आपने क्या डिसाइड किया, आज तो मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखूंगा, इसलिए आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो और यू डिसाइड टू डाउनलोड के वक्त उसने बोला है कि इतने इतने पैसे भरने पड़ेंगे, आपने पैसे भर दिए जी पे, ओके आपने पैसे भर दिए और फिर क्या हुआ, आपने वो पर्टिकुलर सीरीज डाउनलोड किए एंड नाउ यू कैन वॉच द सीरीज। तो ये जो डाउनलोडिंग किया है ना आपने, ये जो डाउनलोडिंग किया है ना इंडिया में, तो इसको माना जाएगा कि इंडिया में आपका बिजनेस कनेक्शन है। अगर आपके कस्टमर्स इंडिया में होंगे तो ये माना जाएगा कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। और अगर बिजनेस कनेक्शन है तो इनकम अक्रूड इन इंडिया, और अगर इनकम अक्रूड इन इंडिया देन इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, क्या होता है, यस you have to pay tax in India because it is an Indian income. ओके ये एक केस हो गया। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इफ एनआर इज डूइंग कंटिन्यूअस बिजनेस इन इंडिया ऑफ इंटरैक्शन कर रहा है, डाउनलोडिंग नहीं है, इंटरैक्शन कर रहा है, ओके इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी डीम्ड टू बी अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ओके यस यस। अब इसमें और एक चीज़ है, और एक चीज़ है, अगर आप एनआर ने इंडिया में यूट्यूब जो देख रहे हैं उसमें अगर एनआर ने अपनी एडवर्टाइजमेंट डाली और उससे अगर उसको कुछ इनकम हुई तो इसका माना जाएगा कि इट हैज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ओके ओके अगर एनआर ने नेटफ्लिक्स का सीरीज बेचा और अगर रिटर्न में पैसे लिए तो जो पैसे लिए इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ओके और इतना ही नहीं, जैसे कि हम एग्जाम्पल मोस्ट फेमस साइट फॉर फीमेल्स शीन, बराबर है ना, शीन से अगर हमने कपड़े मंगाए so is it an NR? Yes. आप goods और services मंगा रहे हो? Yes. Okay, so will it be deemed business connection? Yes. Then it will be Indian income and it will be taxable in India. Clear, my dear students? Okay. अब इस सेक्शन 9 का सबसे लास्ट पार्ट my dear students. Okay, क्या कहना है, अगर इंटरेस्ट पे किया है, रॉयल्टी पे किया है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे किया है, इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं, लोन लेने के बाद, रॉयल्टी की पे क्यों पे करते हैं, अगर हमने किसी की टेक्नोलॉजी यूज करी तो उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। ओके अगर किसी ने किसी का ने क्या किया, कुछ कंसल्टेंसी दी है, टेक्निकल सर्विसेज दिए हैं तो उसके फीस दिए हैं, तो उसके लिए क्या होगा वो यहाँ पे बताया गया है। अगर एनआर है एक्सक्यूज मी से, अगर एनआर है और एनआर को इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिलती है, ओके अगर इसको ये सब मिल रहा है तो चेक करो कि कौन पे कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, इंडियन इनकम, इंडिया में टैक्स पे करो। अगर कोई रेसिडेंट पे कर रहा है इंडिया का, अगर कोई रेसिडेंट पे कर रहा है तो चेक करो इसका यूज कहाँ हुआ है। इफ यूज्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया, इंडियन इनकम, टैक्स इन इंडिया। इफ इट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया, फॉरेन इनकम। क्लियर, नो बिजनेस कनेक्शन। ओके और अगर नॉन रेसिडेंट ने पे किया है तो भी फिर से देखो इंडिया में यूज किया होगा जितना, उसका इंडिया से रिलेटेड बिजनेस कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। और अगर बिजनेस कनेक्शन होगा तो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, एल्स इट विल नॉट बी टैक्सेबल। अब आगे, अरे ओके सो हमने इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन देख लिया। अब सैलरी अर्न इन इंडिया, अगर आप इंडिया में सैलरी अर्न करते हो तो इट विल बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। अगर आप क्या इंडियन सिटीजन हो और आप आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हो पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है, ओके तो इन दैट केस इट विल बी डीम्ड बिजनेस कनेक्शन। ओके अगर कोई इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, ओके और ये डिविडेंड दिया इंडियन कंपनी ने है पर पे किया है आउटसाइड इंडिया, मतलब लेवी इंडिया में, मतलब क्या हुआ है, यस इंडिया में उन्होंने क्या किया, ड्यू किया है, इंडियन कंपनी है इसलिए अक्रूड इन इंडिया, यस बट रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया। हमने क्या देखा है, दोनों में से एक भी अगर इंडिया रहा तो इट इज इंडियन इनकम। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्संस। ओके आगे
इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ओके, आगे मतलब क्या, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपकी प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल आपका घर, आपका पुश्तैनी हवेली है इंडिया में, उससे अगर आपको रेंट आ रहा है तो हवेली कहाँ पे, इंडिया में, बराबर है ना, तो टैक्सेबल इन इंडिया, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन। ओके, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग। अब आगे, अगर आपने इंडिया की ये प्रॉपर्टी बेच दी, ओके, तो यहाँ पे इनकम हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया में जो एसेट था उसको आपने बेचा। ओके, सो विल देयर बी अ बिजनेस कनेक्शन, यस। विल इट बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, यस। इफ इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, इट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम एंड टैक्स पे करना पड़ेगा आपको इंडिया में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? 100% समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स?